हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। चलिए हमारा आज का लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए और लेक्चर को डेली डेली बेसिस पर देखते रहिए। किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट हो आपको टॉपिक को जो कवर नहीं किया गया है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो है which has been who has been youngest player from India to participate in the ओलंपिक हिस्ट्री। ओलंपिक के इतिहास में भारत की ओर से कौन से खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में अपने आप देश को रिप्रेजेंट किया हो। देखिए चार ऑप्शन है, नीलिमा घोष जी, आरती शाह जी, डोली नजीर जी, मेरी डिसूजा जी। तो राइट ऑप्शन विल बी आरती शाह जी। क्या हुआ था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक थे। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक, उसमें ये हमारी भारत की ओर से स्विमर थी और इन्होंने लगभग 11 साल की उम्र में, 11 साल 10 महीने मतलब 11 ईयर 10 मंथ्स और 305 दिन में मतलब 12 साल से कुछ दिन कम इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। राइट। और जो मेडल मिला है हम जानते हैं पेरिस ओलंपिक के अंदर किसे मेडल मिला है। वैसे मेडल 6 मेडल मिले हैं, बट अमन सहरावत जी हैं। अमन सहरावत वेल नॉन प्लेयर, इन्हें मिला है ऑलमोस्ट 21 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में ये मिला ब्रॉन्ज। तो यंगेस्ट पार्टिसिपेंट तो हमारी आरती साहा जी, जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जो था 200 मीटर्स विमेंस ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये एक अलग प्रकार का कंपटीशन है, पार्ट है ओलंपिक स्विमिंग का। बटरफ्लाई भी होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, तो उसमें जो है ये ब्रेस्ट स्ट्रोक कंपटीशन के अंदर 200 मीटर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि मेडल अचीव नहीं कर पाई थी उस ओलंपिक के अंदर, बट आपको क्या ध्यान रखना है, आरती शाह जी उन्होंने 1952 के अंदर इंडिया की सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनी है जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूनाइटेड किंगडम के पास, ये यूके है और इसके पास यहाँ फ्रांस है, और यहीं पर जो पड़ता है इंग्लिश चैनल, ये कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है यूके को फ्रांस से। क्लियर। तो इसको इन्होंने क्या किया था, पहली एशिया की महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को है वो पार किया था। हालांकि इनको स्विमिंग के अंदर इतना इंटरेस्ट था इसीलिए इनकी हेल्प की गई थी। एक बांग्लादेशी जो खिलाड़ी हैं उनसे इंस्पायर्ड थी ये। उनका नाम था बांग्लादेशी स्विमर थे ब्रोजन दास, इनसे इंस्पायर्ड थी। क्यों? क्योंकि वो भारत एशिया के पहले मेल पर्सन थे जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को पार किया था इन द ईयर 1958। 1958 में बांग्लादेश के व्यक्ति थे ब्रोजन दास, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पहली बार पास किया था और बीइंग ए फर्स्ट एशियन। उसके बाद क्या है कि मीर सेन जी हैं, इन्होंने आरती शाह जी को हेल्प की टू क्रॉस टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल बाय स्विमिंग। स्विमिंग के द्वारा इंग्लिश चैनल को क्रॉस करना, इसके लिए इंस्पिरेशन इनको सपोर्ट मिला है मीर सेन जी से, और इन्हें प्रेरणा मिली थी ब्रोजन दास जो कि बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, 1959 के अंदर उन्होंने आरती साहा ने दूसरी बार अटेम्प्ट किया था और उन्होंने 22 मील की दूरी है वो कवर कर ली थी 16 घंटे के अंदर, और उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवा लिया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आरती साहा जी को 1960 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं। ध्यान रखिएगा, पहली महिला एथलीट है, शी इज द फर्स्ट फीमेल एथलीट टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 1960। ये आप नाम याद रखेगा, ये फैक्ट पूछ सकते हैं आपसे। और जो आपने दूसरा नाम पढ़ा था नीलिमा घोष जी का, नीलिमा घोष जी हैं, वो भी क्या थी, उन्होंने विमेंस की 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था और भारत की ओर से पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया था एट दी विमेंस 100 मीटर फर्स्ट हीट। तो विमेंस का 100 मीटर रेस था, उसके फर्स्ट हीट यानी पहले चरण में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हालांकि ये मेडल कंसीव नहीं कर पाई थी। सेकंड आता है मेरी डिसूजा, ये 20 वर्षीय खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने विमेंस की 100 मीटर महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, बट वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो चारों खिलाड़ी हैं, ये हमें देखने को मिलती है कहीं ना कहीं इनका संबंध ओलंपिक से रहा है। तो मेरी डिसूजा है, इनको 2013 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है फॉर दी लाइफ टाइम अचीवमेंट इन दी स्पोर्ट। इन्होंने अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा स्पोर्टिंग इवेंट में दिया है, इसलिए 2013 में इन्हें मेरी डिसूजा को क्या दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
देखिए जो खेल रत्न पुरस्कार है ये भारत का हाईएस्ट अवार्ड है। क्या है? हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स। खेल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और 2021 में ही इसका नाम बदला गया है। इससे पहले क्या नाम था इसका? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे स्पोर्टिंग इवेंट में सबसे बड़े पुरस्कार हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू वॉन मेडल एट दी ओलंपिक्स, यानी ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सी रही है? भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है जिन्हें ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल प्राप्त किया हो? चार नाम है आपके सामने, साक्षी मलिक जी, साइना नेहवाल जी, कर्णम मल्लेश्वरी जी, आरती साहा जी। देखिए ये ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट होता है, हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सबसे युवा खिलाड़ी थी भारत की ओर से महिला खिलाड़ी आरती साहा जी, बट ये मेडल प्राप्त नहीं कर पाती है। और राइट आंसर है देखिए साक्षी मलिक और साइना नेहवाल, इन्होंने काफी लेट पार्टिसिपेट किया है। उनसे पहले थी कर्णम मल्लेश्वरी जी, इन्होंने वर्ष 2000 के अंदर ही जो है ये अचीवमेंट हासिल कर लिया था सिडनी गेम्स के अंदर। और इन्हें मिला था विमेंस की 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन कंपटीशन के अंदर मेडल मिला था, वो मिला था इनको ब्रॉन्ज, कांस्य पदक मिला था किसको? कर्णम मल्लेश्वरी जी को। किस इवेंट के अंदर? भारोत्तोलन में। कितना? विमेंस का 69 किलो वेट किलोग्राम के अंदर इन्हें मिला था। ये कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, ये 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। और इन्हें दिया गया है 1994 के अंदर अर्जुन अवार्ड दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया है 1999 में। अब जिसका नाम क्या कर दिया है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा ये नाम क्या है? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया? 1999 में। और पद्मश्री दिया गया था इन्हें 1999 के अंदर। तो हमारे लिए बड़ी फेमस खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी। इन्होंने 69 केजी वेट कैटेगरी के अंदर वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता है। कहां पर? सिडनी गेम्स के अंदर। और इसके लिए उन्हें 3 पुरस्कार मिले हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार तो वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं। अर्जुन पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, और क्या मिला है? पद्मश्री इन द ईयर 1999। राइट। और उन्हें 1994 और 1998 के एशियन गेम्स में मिला है सिल्वर मेडल। तो देखा जाए तो इनका करियर जो है काफी अच्छा रहा है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है उसमें मिला 1993 के अंदर ब्रॉन्ज मिला है, 1994 में गोल्ड मेडल, 1995 के अंदर गोल्ड मेडल, और 1996 के अंदर इन्हें मिला ब्रॉन्ज मेडल। तो काफी अच्छा रिकॉर्ड इनके पास, कर्णम मल्लेश्वरी जी के पास है। और आप जानते हैं भारत की ओर से कौन सी खिलाड़ी और हैं जिन्होंने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के अंदर मेडल अचीव किया हो? तो मीराबाई चानू है, साइखोम मीराबाई चानू, ये भारत की ओर से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर क्या अचीव किया है? आपको बताना है कौन सा मेडल इन्हें प्राप्त हुआ है मीराबाई चानू जी को। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। Who has been the first Indian women player to win a medal in the boxing at the Olympics? पहले हमने पढ़ा था कि भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी है जिन्हें ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए पहला पदक मिला हो, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी जी, जिन्हें वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में मिला था ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में। अब हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग के अंदर, यानी क्या है? मुक्केबाजी में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पहला पदक मिला है ओलंपिक में? 4 नाम आपके सामने, साक्षी मलिक जी, लवलीना बोरगोहेन जी, निखत जरीन और मैरी कॉम। क्लियर? ये चारों नाम से आप परिचित होंगे। ये वर्तमान में खेल रही हैं, इनके पास 5 बार की, मैरी कॉम जो है 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही है। साक्षी मलिक का आप नाम सुन चुके होंगे, और लवलीना बोरगोहेन जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर काफी सुर्खियों में रही हैं। देखिए इसका राइट आंसर है मैरी कॉम। ये कैसे होता है? वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। किस वेट कैटेगरी के अंदर? 51 किलोग्राम की विमेंस बॉक्सिंग कैटेगरी के अंदर, यानी 51 केजी कैटेगरी है बॉक्सिंग की, उसमें इन्हें मिला है ब्रॉन्ज मेडल। किनको? मैरी कॉम जी को। और इनकी मूवी बनी हुई है एक, आप अच्छी तरह से जानते होंगे इस मूवी के बारे में। और ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स इन 2014 एज वेल एज द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2018। मतलब क्या है? ये पहली भारतीय बॉक्सर है जिन्हें ओलंपिक के अंदर 2012 में मेडल मिला लंदन ओलंपिक्स में, 2014 के एशियन गेम्स के अंदर मिला है इन्हें गोल्ड मेडल, और सॉरी ओलंपिक में मिला ब्रॉन्ज मेडल, और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में मिला इन्हें गोल्ड मेडल। क्लियर? ये आप रिकॉर्डिंग के बारे में ध्यान रखिएगा। मैरी कॉम जो है 5 बार की एशियन गेम चैंपियन है, और इनके पास क्या है? बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर 5 गोल्ड है
और एक सिल्वर इन्होंने अचीव किया। कहां पर? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंदर 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही है और एक बार इन्हें मिला है सिल्वर। साथ ही साथ एशियन गेम्स के अंदर 5 बार चैंपियन रही है, और हमने पढ़ा है 2018 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें इन्हें मिला है गोल्ड। अभी हम पढ़ के निकले लास्ट स्लाइड के अंदर, तो ये आप रिकॉर्ड है, कुछ ध्यान रखिएगा, जितना याद कर पाए आपके लिए बेटर है। इसमें से कोई फैक्ट अगर आता है तो कुछ छूटेगा नहीं आपका। हमने कोशिश की है कि आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए जाएं रिगार्डिंग ओलंपिक्स। क्लियर? मैरी कॉम वाज द थर्ड फीमेल एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन ओलंपिक मेडल। किस किस के बाद? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं जिन्हें 2000 के अंदर मिला है, साइना नेहवाल जी हैं, इनकी हम बात करेंगे आगे, इन्हें भी एक मेडल मिला है। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन प्लेयर है, और कर्णम मल्लेश्वरी हमारी वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलन स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पढ़ा था लवलीना बोर्गोहेन की। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में आयोजित हुए जापान के टोक्यो में, और इन्हें मिला है 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर? इस तरह बनती है हमारी ये, और वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है, माफ कीजिएगा, ओलंपिक के अंदर भारत की तीसरी बॉक्सर है। क्या है? तीसरी बॉक्सर जिन्हें कोई मेडल प्राप्त हुआ हो। तो पहले दो कौन है? हमने पढ़ा मेरी कॉम जी के बारे में कि वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स में क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। 2012 में मिला है ब्रॉन्ज। और विजेंदर सिंह है, इन्होंने भी पदक हासिल किया है। क्लियर? थोड़ी हम बात करते हैं लवलीना बोर्गोहेन के बारे में। वर्ष 2023 में लवलीना बोर्गोहेन ने जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्या जीता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये आप नाम याद रखेगा। और किस वेट कैटेगरी के अंदर? मिडिल वेट कैटेगरी है, 75 केजी की। क्लियर? नेक्स्ट इन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, 2019 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है। इनके नाम पे क्या रिकॉर्ड हुआ? एक तो ओलंपिक का ब्रॉन्ज रिकॉर्ड है टोक्यो ओलंपिक का, उससे पहले का अचीवमेंट था तो 2018 की कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मिला है, और 2019 के एशियन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें मिला है इन्हें सिल्वर। ये कुछ अचीवमेंट है, और 2023 में बनी है वर्ल्ड चैंपियन। हमारे सामने दो वर्ल्ड चैंपियन है, एक तो मैरी कॉम जी है जिन्हें 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, और दूसरी हमारे लवलीना बोर्गोहेन है जिन्होंने जीता है एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप। कब? वर्ष 2023 के अंदर। ये कुछ फैक्ट है, आप याद रखिएगा। ये चाहे प्री हो, एसएससी का प्री हो, मेंस हो, सीएचएसएल हो, किसी भी एग्जाम के अंदर ये फैक्ट आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में ओलंपिक्स कंक्लूड हुए हैं, और कहीं ना कहीं बात करें विमेन एम्पावरमेंट की, जो महिला भागीदारी ओलंपिक्स में वो बढ़ी है, इस रिगार्डिंग हमने सारे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, तो आप इनसे गो थ्रू जरूर करिएगा। कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स मेंस किसी न किसी स्टेज पर इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। Which player had won the first medal for the independent India at the Olympics? अच्छा, अब सभी जानते हैं कि नॉर्मन प्रीचर्ड जो हैं उन्होंने सन 1900 के ओलंपिक्स में, वर्ष 1900 के ओलंपिक थे उसमें 2 मेडल अचीव किए हैं रनिंग के अंदर, स्प्रिंट में। ठीक है, अब आपको बताना है कि आजादी के बाद भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्हें ओलंपिक का मेडल मिला हो। मारुति माने, अभिनव बिंद्रा, केडी जाधव जी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं। ये 4 नाम आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए पहला पदक लिया हो, तो वो है मिस्टर केडी जाधव। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। इनका पूरा नाम है खशाबा दादा साहेब जाधव। खशाबा दादा साहेब जाधव है, और इन्हें मिला था हेलसिंकी ओलंपिक 1952 की बात कर रहे हैं। वो ये वही ओलंपिक है जहां पर आरती शाह भारत की पहली सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनती है, और इन्हें मिला है इस ओलंपिक के अंदर क्या मिला है? ब्रॉन्ज मिला है। और ओवरऑल देखा जाए तो 1948 के जो लंदन ओलंपिक्स थे वहां पर केडी जाधव ने 6th पोजीशन प्राप्त की थी। कौन सी? 4 साल पहले ओलंपिक होते लंदन में, उसमें 6ठा रैंक था, लेकिन अगले 4 साल के बाद इन्होंने अपनी मेहनत करके, हार्डकोर मेहनत करके ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया एट दी हेलसिंकी ओलंपिक्स 1952। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? 1955 में इन्हें महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक जॉब ऑफर होती है, सर्विस, और 1955 के अंदर क्या करते हैं? सब इंस्पेक्टर बनते हैं महाराष्ट्र पुलिस के अंदर। और वर्ष 2000 में इन्हें मिलता है, 2001 के अंदर मिलता है अर्जुन पुरस्कार। देखिए जो भी हम नाम यहाँ पढ़ रहे हैं स्लाइड में, ये नाम वही नाम लिए गए हैं जिन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया हो, और अपने स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर, स्पोर्टिंग कल्चर के अंदर काफी इन्होंने तरक्की की हो, उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है। क्लियर? अगर हम ओवरऑल बात करें, हमें कितने मेडल मिले हैं? 41 मेडल मिले अब तक। तो आप देखो 41 में से 13 मेडल तो हॉकी के ले जाओ आप, बचे कितने? 28। और 28 में से भी ये अगर नाम सामने हम देखने को मिल रहे हैं, मतलब इन्होंने
140 करोड़ की आबादी में कुछ लोग ऐसे हैं, विरले लोग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है एट दी ओलंपिक्स, जो कि स्पोर्ट्स का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। अच्छा, इन विच स्पोर्ट्स इंडिया हैज अचीव्ड मैक्सिमम ऑफ द मेडल्स एट द ओलंपिक्स। अच्छा, अब तक हमने बात की खिलाड़ियों की, अब हम बात कर रहे थे कंट्री एज अ होल कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक में अब तक सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं। तो पहला ऑप्शन शूटिंग निशानेबाजी, सेकंड है बॉक्सिंग मुक्केबाजी, तीसरा रेसलिंग कुश्ती, फोर्थ है हॉकी। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है हॉकी। अभी हम पढ़कर निकले हैं, हॉकी को मिले हैं कुल 13 पदक। 13 में से क्या है, देखिए 8 तो है गोल्ड, एक है सिल्वर और दो 3 है ब्रॉन्ज। 3 ब्रॉन्ज में से 2 ब्रॉन्ज तो कौन से, एक पेरिस ओलंपिक का है और एक टोक्यो ओलंपिक का, ये रिसेंटली हमें मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक है, उसमें भारत को सर्वाधिक मेडल मिले हैं हमें, इसके अंदर हॉकी गेम के अंदर। अच्छा, भारत की ओर से जो पहला पदार्पण किया गया था, डेब्यू था, वो था वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक। जो पेरिस ओलंपिक हुए थे वर्ष 1900 के अंदर, ध्यान रखिएगा अब तक 2 ही शहर ऐसे हैं, लंदन और पेरिस, यहाँ पर 3 ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और तीसरा शहर बनने वाला है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स बनने वाला है तीसरा, जहां पर 2028 के ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो कुल अब तक 3 शहर हैं जिनके नाम पर हमें सर्वाधिक ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने का रिकॉर्ड मिलता है। पहला लंदन है, दूसरा पेरिस बना जहां पर 3 ओलंपिक हुए हैं, और लॉस एंजल्स ऐसा तीसरा शहर होगा जहां पर तीसरा ओलंपिक 2028 में होने वाला है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन प्रीचर्ड है, देखिए इनका जन्म कोलकाता के अंदर हुआ था, ये ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन शुरुआत में जब ये मेडल इन्होंने मेडल जीता था, तो होता क्या है कि वो मेडल चले गए थे यूके ब्रिटेन के पास। लेकिन उसके बाद जो है, जब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है इसके द्वारा निर्णय लिया गया, तो वो मेडल सारे किसको दे दिए गए, भारत को दे दिए गए। लेकिन ये पहले ब्रिटिश नागरिक थे जो कि भारत में रहते थे, इन्हें मिले हैं 2 मेडल। क्लियर, और हम बात करें इंडिया एज ए होल, तो भारत का जो पहला मेडल था वो था गोल्ड। हमने गोल्ड मेडल जीता हॉकी के अंदर, ये जीता है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। क्लियर, ये जीता हमने हॉकी के अंदर। हमारे ऑनररी पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन मेजर ध्यानचंद जी, उन्होंने इस टीम को लीड किया था, और लगातार जो है 6 बार हमने गोल्ड मेडल जीता है इन दी हॉकी। अब कितनी बड़ी बात है कि लगातार 6 ओलंपिक्स में गोल्ड अचीव करना, उस जमाने में जब भारत के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे। क्लियर, हमने जो ओलंपिक में गोल्ड जीते हैं उसमें 8 गोल्ड जीते हैं। तो 6 गोल्ड कब जीते हमने, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956। देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 ओलंपिक ऐसे थे जहां पर कंटिन्यू भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल अचीव किया है। 1960 था बीच में, उसमें हमने सिल्वर लिया है, और 1968 के अंदर हमने लिया है, 1968, 72, 2020 और 2024 ये हमने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया। ओवरऑल हमने 13 मेडल जीते, हमने बात कर ली इस बारे में। 8 गोल्ड है, एक सिल्वर है। सिल्वर कब मिला है, 1960, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं सिल्वर कब मिला, 1960 के ओलंपिक के अंदर मिला है। ब्रॉन्ज मिले हैं 1968, 1972, 2020 और 2023 के पेरिस ओलंपिक के अंदर। क्लियर, ये आपको बात पता होनी चाहिए। The report titled Strategy for the Development of Seaweed Value Chain, ये किसने रिलीज की है, एक रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई जिसका नाम है समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति शीर्षक, ये शीर्षक का टाइटल था। और ये रिपोर्ट आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा जारी की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला नीति आयोग, सेकंड है इनकोइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तीसरा है इसरो, इससे भली भांति परिचित हैं आप, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो राइट आंसर इसका जो है हमारा नीति आयोग है। नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है सीवीड के बारे में, कि भारत में जो सीवीड है, शैवाल है, इसको उसके उत्पादन के लिए हम क्या कर सकते हैं, समुद्री शैवाल के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, कितना स्कोप भारत के अंदर है, इस रिपोर्ट के अंदर ही बताया गया है। क्लियर, देखिए सीवीड क्या होता है, ये हमारे समुद्री पौधे और एल्गी होते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली घास होती है, समुद्री पौधे और एल्गी हैं, जो कि कहाँ कहाँ इनका विकास हो सकता है, दे कैन बी डेवलप्ड इन द रिवर्स, लेक्स
एंड अदर वाटर बॉडीज, यानी झील में, तालाब में, किसी भी क्षेत्र के अंदर अनुकूलतम अगर परिस्थितियां पाई जाती हैं तो वहां पर इनका विकास, इनके ग्रो होने की संभावना रहती है। इनका कलर कौन कौन सा हो सकता है? रेड कलर हो सकता है, लाल, हरा, भूरा और काला। 4 कलर की जो सीवीड्स हैं वो पाई जाती है नॉर्मली। अच्छा, इनका साइज क्या हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करेगा किस वाटर बॉडी में, किस जल निकाय में इनका विकास हो रहा है। अगर मान लीजिए जल निकाय का आकार छोटा है तो कहां से कर सकती है? माइक्रोस्कोप, यानी बहुत ही सूक्ष्म स्तर से लेकर के कितना हो सकती है? अंडर वाटर फॉरेस्ट, यानी समुद्र के अंदर बड़ी मात्रा में, बड़े स्तर पर, कुछ हेक्टेयर्स के अंदर इसका फैलाव हो सकता है। किसका? सीवीड का। सीवीड जो है, इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि विश्व में इसका व्यापार भी होता है, कई सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर भी है और इवन घरेलू उपयोग में भी सीवीड आती है। ठीक है, समुद्री शैवाल। अब क्या पहला यूज क्या है इसका? देखिए, कुछ जो सीवीड है, कुछ शैवाल है, उनको हम खा सकते हैं, बिल्कुल पहला। दूसरा है, उन्हें फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किनको? सीवीड्स को। तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी मानव शरीर में जो हमारे फ्री रेडिकल्स घूमते हैं उनको कम करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट, और ये काम करता है हमारा सीवीड के द्वारा भी काम हो सकता है, ऐसा पाया गया है। चौथा है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी ये सूजन, किसी प्रकार की सूजन जो स्वेलिंग होती है उसको रोकता है, और इसमें पाई जाती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल जो खूबियां इसकी वो पाई जाती हैं। ये जो है ना, अगर आप बात करें, कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं उसमें प्रयोग होता है। स्किन केयर यानी त्वचा के लिए प्रयुक्त होने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सीवीड, जो समुद्री शैवाल है, इससे कुछ क्या सह उत्पाद निकाले जाते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट निकलते हैं जिसका नाम है एगर, एल्गिनेट और कैरेजिनन। ये जो है ना तीनों उत्पाद, इनका काफी बड़ा यूज होता है एज दी जेलिंग एजेंट्स, एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो होता है ये कैरेजिनन का काम होता है इन दी सॉफ्ट ड्रिंक, जो हम पढ़ते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, उनके बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल होता है कैरेजिनन का, जो कि इसका बाई प्रोडक्ट है। इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ दी सीवीड, यानी समुद्री शैवाल का एक भाग है। क्लियर? दूसरा इसका होता है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में कहाँ यूज होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक होता है खाद्य प्रसंस्करण के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर। सेकंड होता है बायोस्टिमुलेंट के रूप में। तीसरा हमने पढ़ चुके कॉस्मेटिक आइटम के बनाने के अंदर, ठीक है, उसमें जेलिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है। चौथा है अल्टरनेटिव प्लास्टिक। देखिए, हम क्या सोच रहे हैं कि जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है उसके विकल्प के तौर पे हमें देखने को मिलता है सीवीड का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अल्टरनेट हो सकता है टू रिप्लेस प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट है एनिमल बेस्ड जिलेटिन, यानी पशु आधारित जिलेटिन है, इसको रिप्लेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ योगर्ट है, यानी दही जमाने के अंदर इसका यूज होता है। और जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, इनके हेल्दी लाइफ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ जैम्स, जेलीज और आइसक्रीम, इनके बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, इतने अगर इसके एडवांटेज है तो क्या भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है? तो बिल्कुल कर रही है, भारत भी कर रहा है, और वैश्विक स्तर पर अलग अलग देश भी इसका प्रयास कर रहे हैं कि वो सी वीड के प्रोडक्शन को बढ़ाए। तो भारत सरकार ने प्रयास भी किया है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2022 के अंदर जो कुल समुद्री शैवाल का उत्पादन हुआ है वो हुआ है 35 मिलियन टन। देखिए, ये फिगर आपके लिए काम नहीं है, आपको ये देखना है कि ये जो हम जिस उत्पाद की बात कर रहे हैं कितना पोटेंशियल रखता है। इसकी कुल वैल्यू थी $16.5 बिलियन। इसमें लीड कौन कर रहा है? देखिए, चीन कर रहा है। चीन करता है लगभग 57% उत्पादन, फिर इंडोनेशिया करता है 28%, और फिर करता है साउथ कोरिया। ठीक है, और हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कितना बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम स्तर पर करते हैं। हम 0.01 और 0.02%, यानी मतलब ना के बराबर इसका उत्पादन करते हैं। क्लियर? हमारे पास जो प्रोडक्शन वो कितना हो रहा है? लगभग 34,000 टन का उत्पादन हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं 35 मिलियन टन की, मतलब उसका 1% भी नहीं है। तो इतना उत्पादन भारत में वर्तमान में हो रहा है, राइट? तो यह फैक्ट याद रखिए, सीवीड का उत्पाद, जो सीवीड है समुद्री शैवाल है, इसका कॉस्मेटिक आइटम्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो खाने जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य प्रसंस्करण है, उसके उस इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज होता है। सरकार ने क्या किया है? देखिए, सरकार ने, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 640 करोड़ रुपए इसके लोकेट किए हैं, ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, किसानों को मोटिवेट कर पाए, ताकि वो कितना करें? सीवीड का प्रोडक्शन 1.12 मिलियन तक पहुंच जाए बाय द एंड ऑफ 2025। क्लियर? हम चाहते हैं कि इससे रोजगार पैदा हो, रोजगार का सृजन हो, इसलिए सरकार ने 640 करोड़ रुपए का एक पैकेज रिलीज किया है फॉर दी सीवीड प्रोडक्शन। हम बात करें भारत की, भारत में कितनी क्षमता है कि हम कितना सीवीड का उत्पादन कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारी क्षमता है 9.7 मिलियन टन।
हम कर सकते हैं विश्व में लास्ट ईयर 2022 के अंदर हुआ था 35 टन। अब देखिए 9.7 मिलियन टन अगर उत्पादन करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, हम पैसा कमाएंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, और जो हमारी अल्टरनेटिव प्लास्टिक पैकेजिंग है उसके लिए भी हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर? डेटा कहाँ से आया है? ये संस्थान है, ध्यान रखिए नाम इसका कि कहाँ स्थित है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है, ये है कोची केरल के अंदर। ये आप संस्थान का नाम याद रखिएगा। संस्थान का सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI, ये है कोची केरल के अंदर अवस्थित है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया साइंस कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट। कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट है, ये भारत ने साइन किया है जिससे कि दो देशों के मध्य व्यापार को थोड़ा सुगम कर सके, आसान बना सके। तो आपको बताना है कि इस भारत ने और कौन सा देश है जिसके साथ एग्रीमेंट साइन किया रिसेंटली। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। ना ऑस्ट्रेलिया है, ना लाओस, ना जापान, राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के अंदर। क्लियर? अभी आप जानते हो तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हाल ही में फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर गई थी, तो वहीं पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्जन, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। और वहाँ की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, जिस प्रकार से भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, वैसे ही वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है विंस्टर पीटर्स, उनके साथ मीटिंग हुई है और एग्रीमेंट साइन हुआ है दैट इंडिया विल ईज ट्रेड बिटवीन दी टू कंट्रीज थ्रू कस्टम एग्रीमेंट, कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट। देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है कि भारत जो है, जो व्यापार होता है उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं आसान कर देगा। थोड़ी हम जानकारी शेयर करेंगे कि अगर मान लीजिए इस तरफ से कोई कंटेनर है, कोई एक्सपोर्टिंग पार्ट है, वो न्यूजीलैंड जाने वाला है, तो उसके बारे में सारी जानकारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में कॉन्क्रीट वे के अंदर शेयर की जाए। क्लियर? अब थोड़ी हम बात करें न्यूजीलैंड और इंडिया रिलेशंस की। क्लियर? भारत और न्यूजीलैंड इन दोनों देशों के संबंध किस प्रकार से हैं, तो थोड़ा हम बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे अपने भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों के बारे में। ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी विद द फ्रांस, और उसको न्यूजीलैंड ने रेटिफाई कर दिया है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर मतलब होता है सहमति, रेटिफाई यानी इसका होता है अनुमोदन। हम सिंपल शब्दों में समझ लिए, अगर न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट पार्लियामेंट के द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया था एग्रीमेंट पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के समझौते पर, उसमें अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाए तो उसे कहते हैं रेटिफिकेशन, यानी वहां की संसद के द्वारा इसे अनुमति मिल गई है इसको, न्यूजीलैंड को, टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका सदस्य बन चुका है आईएसए का। क्लियर? और आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। ये आप याद रखिए, इसकी स्थापना होती है वर्ष 2015 के अंदर, भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसका उद्देश्य है कि विश्व में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ नई नई तकनीक और नए नए फाइनेंशियल डेवलप करना, जिससे कि विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र एक साथ आ सके, सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ा सके, क्लाइमेट चेंज को डील कर सके। क्लियर? अच्छा, एक हमने घोषणा की है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड, यहाँ पर हम चाहते हैं एक हमारा कॉन्सुलेट होना, यानी वाणिज्यिक दूतावास हम खोलना चाहते हैं, ये हमने घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, तीन शब्द होते हैं, एक होता है एम्बेसी, हम शायद पहले पढ़ चुके इस बारे में कि एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट। तो ध्यान रखिएगा, एम्बेसी है यानी दूतावास, ये कहाँ होता है? ये किसी भी देश की कैपिटल सिटी के अंदर होता है, यानी उस देश की राजधानी के अंदर होगा। सेकंड, इसका मेन काम क्या होगा? जो भारतीय नागरिक न्यूजीलैंड के अंदर गए हैं उनको सहायता देना, वीजा संबंधी और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उससे डील कर सकते हैं एम्बेसी। एक होता है हाई कमीशन, चलिए इससे पहले पढ़ते हैं कॉन्सुलेट यानी वाणिज्यिक दूतावास। कॉन्सु देखिए ये क्या होता है? कॉन्सुलेट होता है वाणिज्यिक दूतावास, इसका मतलब ये है कि भारतीय नागरिक जो कि न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत आती है, मान लीजिए वो गए हैं, उनका पासपोर्ट खो जाए या कोई और चैलेंजेस आ जाए उनके सामने, तो इसके द्वारा हेल्प की जाती है। और इसकी स्थापना कहाँ होती है? इन अदर सिटीज, न्यूजीलैंड की राजधानी है, वहां पर तुम क्या करेंगे? भारत का एम्बेसी स्थापित होगी, दूतावास, और जो अन्य मुख्य शहर है वहां पर होंगे
कॉन्सुलेट जनरल, जो हेल्प करेंगे इंडियंस की जो वहां पर रह रहे हो। नेक्स्ट, तीसरा आता है हाई कमीशन। हाई कमीशन यानी उच्चायुक्त, हाई कमीशन। देखिए ये तीनों जो नाम है ना, इनका संबंध भारत के दूतावास से ही है। हाई कमीशन भारत की वो एम्बेसीज हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर। यानी राष्ट्रमंडल वो देश हैं जो पहले किसी न किसी रूप में ब्रिटेन के आधिपत्य में थे, जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी थे। वहीं पर हम स्थापित करेंगे हमारा अगर एम्बेसी, तो उसे कहा जाएगा हाई कमीशन। मतलब जैसे कि भारत का दूतावास अगर पाकिस्तान में, तो उसे बोलेंगे हाई कमीशन। बांग्लादेश में तो हाई कमीशन कहा जाएगा। और मान लीजिए कि आसपास का कोई और देश है जहां पर ब्रिटेन का शासन नहीं था, तो वहां उसे कहेंगे, हम क्या बोलेंगे, एम्बेसी। जैसे यूएस में एम्बेसी हमारी, और हम चाह रहे न्यूजीलैंड के अंदर क्या ओपन करें, कॉन्सुलेट। क्लियर? इतना आपको थोड़ा बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा समझिएगा। अच्छा, हम बात करें भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों की, तो भारत वहां न्यूजीलैंड को बेचता क्या है, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। मेनली हम बेचते हैं फार्मास्यूटिकल या मेडिकल आइटम्स, तो हमारी दवाइयाँ मेडिसिन है वो हम बेचते हैं न्यूजीलैंड को, यानी। और साथ ही बेचते हैं प्रीशियस मेटल, यानी कुछ महत्वपूर्ण धातु हैं वो बेचते हैं, जेम्स बेचते हैं, रत्न बेचते हैं, टेक्सटाइल वस्त्र वगैरह बेचते हैं न्यूजीलैंड को। साथ ही साथ मोटर व्हीकल्स, जो मोटर व्हीकल है वो बेचते हैं। और हम बेचते हैं नॉन नीडेड अपैरल, यानी बिना सिले हुए कपड़े जो हैं। और साथ ही साथ कुछ एसेसरीज वगैरह हम बेचते हैं न्यूजीलैंड को। ये तो रही हमने कौन सी, इंडिया के एक्सपोर्ट की बात, इंडिया एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड। अब इंपोर्ट क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं वहां से लॉग्स एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट, यानी वन उत्पाद वहां से खरीदते हैं। वुड पल्प हम खरीदते हैं, साथ ही साथ वूल और एडिबल फ्रूट, ऊन लेते हैं, खाद्य पदार्थ, खाद्य फल वो लेते हैं, नट्स यानी सूखे मेवे लेते हैं न्यूजीलैंड से हम। ये मुख्य आयात है हमारे कहाँ से, न्यूजीलैंड से। ये कुछ पता होना चाहिए आपको, अगर थोड़ा इंटरेस्ट आपका है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और ट्रेड के अंदर। तो पहला है इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम, भारत का पहला अनाज एटीएम। ये किस राज्य में हाल ही में ओपन किया गया है, तो ये किया गया उड़ीसा राज्य के अंदर। अब आपको बताना है कि इसमें किस संगठन ने सहयोग किया है। सवाल ये हो सकता था कि फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहाँ ओपन हुआ है, ये बता सकते थे आप, ओडिशा है। लेकिन आपको पहले दिया गया कि ओडिशा में ओपन हुआ, लेकिन इसमें सहयोग किसने किया, तो चार ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसके द्वारा सहयोग किया गया है भारत को, ताकि हम क्या कर सकें, अफोर्डेबल प्राइसेस पर जो है खाद्यान्न उपलब्ध करा पाए टू दी इंडियन नेशनल्स। क्लियर? ये भारत का जो है, भारत का पहला राउंड द क्लॉक, यानी 24/7 जो है अवेलेबिलिटी रहेगी इस खाद्यान्न एटीएम की, अनाज एटीएम की। और इसका नाम है अन्नपूर्ति। क्लियर? या आप नाम याद रखिएगा, अन्नपूर्ति। अन्नपूर्ति प्रोजेक्ट जो है ये पहले रन किया गया था एज दी पायलट प्रोजेक्ट, और उसी के बाद जो फुल फ्लेज रूप में देखें, इसकी स्थापना हुई है इन दी स्टेट ऑफ उड़ीसा। पायलट प्रोजेक्ट जो है तो रन किया गया था, उसके बाद उड़ीसा के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कहाँ हुआ ये, भुवनेश्वर के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल बात की हमने। अब हम बात करते हैं कि इसमें होगा क्या। इसमें ऐसा होगा, जो भी हमारे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो लाभार्थी हैं, जिन्हें की जो अंत्योदय योजना के लाभार्थी हो, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो कि 2013 के सितंबर में पारित हुआ था, उस अधिनियम के तहत जो लाभार्थी हैं, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना, जो अंत्योदय परिवार है, फैमिलीज हैं, उनको अनाज दिया जाएगा थ्रू दी अन्नपूर्ति एटीएम, यानी ग्रेन एटीएम। क्लियर? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में देखिए दोस्तों, ये 2013 के अंदर पारित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज, 5 केजी पर पर्सन दिया जाएगा हर परिवार को। जो मूल्य है, देखिए राइस का है, राइस है, चावल जो 3 रुपए किलो मिलेगा, गेहूं यानी वीट 2 रुपए किलो मिलेगा, 2 रुपए किलो। और वही जो मोटा अनाज है, कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज मिलता है इसके अंदर 1 रुपए किलो। ये मुहैया कराते हैं हम थ्रू दी
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और भारत में लगभग कितने लोग इसके लाभार्थी हैं? 81.5 करोड़, यानी 81 करोड़ 50 लाख लाभार्थी भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आते हैं। और अंत्योदय फैमिली यानी अंत्योदय परिवार वो है जिन्हें पूरी फैमिली को 35 किलो अनाज पर मंथ मिलता है, या फैक्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ी बात करते हैं अन्नपूर्ति मशीन के बारे में, कैसे काम करती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अन्नपूर्ति मशीन से अनाज लेना है तो देखिए दिखने में इस तरह की मशीन दिखती है, ये रही मशीन। इसमें क्या होगा? बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ बैग लगाना होता है, और ये क्या होता है, पीछे अनाज डालने का होता है, स्कोप होता है, अनाज डालते हैं। अलग अलग रैक्स जो हैं बेल्ट के माध्यम से ऑपरेट होती हैं, फिर आता है अनाज, और जितना अनाज अलाउड है उतना ही अनाज इसके अंदर आएगा। मान लीजिए 20 किलो है, 50 किलो तक इसकी लिमिट है, तो उतना अनाज ये मशीन दे देगी उस व्यक्ति को जो कि इसका लाभार्थी है। क्लियर? और ये किसने किया है? जो वहाँ के खाद्य मंत्री हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट उनके लिए जो कि उड़ीसा राज्य से आते हैं, कृष्ण चंद्र पात्रा जी हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का खाद्य विश्व खाद्य प्रोग्राम है, विश्व खाद्य कार्यक्रम है, यानी यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उसका उद्देश्य क्या है कि हर देश के अंदर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यानी पोषक तत्वों की सुरक्षा प्रोवाइड करना किसी भी देश के अंदर। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साथ उड़ीसा सरकार ने एमओयू किया है, दोनों इसके साथ काम कर रहे हैं। और कहाँ किया जाएगा? इट विल बी सेटअप अक्रॉस द स्टेट। अभी हाल ही में भुवनेश्वर में स्थापित हुआ है, लेकिन आगे चलकर इस एटीएम को अन्य शहरों के अंदर भी स्थापित किया जाएगा। हमने बात की थी एनएफएसए की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हम बात कर चुके हैं, सितंबर 2013 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य है कि भारत की ग्रामीण जनता जो है उनको 75% कवर करना। कहाँ का? रूरल पॉपुलेशन। और 50% जो शहरी आबादी है वो इसके तहत कवर की जाएगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। और ओवरऑल देखा जाए 67.5 अराउंड ये परसेंटेज निकल के आता है सामने। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि शहरों के अंदर तो 50% आबादी कवर की जाती है अधिनियम के माध्यम से, और गांवों के अंदर 75% आबादी कवर होती है। ध्यान रखिए, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया है उसने लॉन्च किया था, उसने इंस्टॉल की थी अन्नपूर्ति यूनिट्स 5 फेयर प्राइस शॉप यानी उचित मूल्य की दुकानों पर। कहाँ कहाँ की थी? ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मेघालय में। ये था पायलट बेसिस के ऊपर था, लेकिन हाल ही में इसे फुल प्लेज किया है उड़ीसा राज्य के अंदर, भुवनेश्वर में। इसका एडवांटेज क्या रहेगा? देखिए आप, मैं हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है एडवांटेज। देखिए क्या होगा, हमें जिस प्रकार का जिस क्वालिटी का अनाज चाहिए उसके लिए आएंगे, पहले बायोमेट्रिक होगा। हमें अगर मान लो गेहूं चाहिए तो गेहूं मिलेगा, चावल चाहिए चावल मिलेगा, मिलेट यानी मोटा अनाज चाहिए तो हमें मोटा अनाज मिलेगा भाई थ्रू दी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अभी होता क्या है, उचित मूल्य की दुकान पर कोई व्यक्ति जाता है, जब तक आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड का हमारे पास बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं था, उससे पहले फर्जीवाड़ा होता था इसके अंदर, कहीं करप्शन भी था बड़ी मात्रा बड़े स्तर पर। उसी को दूर करने के अंदर हमारा एक प्रयास है, जिसमें किसी व्यक्ति का इंटरफेरेंस नहीं होगा। व्यक्ति जाएगा, अपना बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन देगा, और जितना अनाज उसको मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स उसे उतना अनाज मिलेगा। क्लियर? इससे क्या होगा? स्पिलेज नहीं होगा। देखिए, अगर आप कोई व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए कट्टा लगा लेता है, अपना बैग लगा लेता है, तो बाहर गिरने की संभावना नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगा अनाज। साथ ही शॉर्ट वेइंग यानी क्लियर, मतलब शॉर्ट वेइंग मतलब ये कि भी मान लीजिए किसी व्यक्ति को 20 किलो अनाज लेने की है योग्यता, तो उसे ऐसा ना हो 15 किलो अनाज ही मिले, 5 किलो अनाज हो कि व्यक्ति बिचौलिया है वो अपने साथ ले जाए। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स की। ये मशीन जो है ना, ये जो फीचर्स मशीन के, ये ध्यान रखेगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है? देखिए, इस मशीन के द्वारा 50 किलोग्राम जो अनाज है 5 मिनट में उस व्यक्ति को मिल जाता है। 5 मिनट में 50 किलोग्राम बिना किसी ज्यादा मशक्कत के। और इसमें एरर कितनी, त्रुटि कितनी होती है? 0.0%, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। ऐसा इसलिए बोला गया है कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, इसलिए माइन्यूट लेवल से मान कंसिडर कर लिया गया है कि यहाँ पर 0.01% हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें, ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट मशीन है, सोलर पावर्ड भी है। इसमें पूरे 1 घंटे के लिए 0.6 वाट एनर्जी कंजम्पशन होता है, बहुत अच्छी बात है। तो सोलर पावर से, सोलर पैनल से हम अटैच कर सकते हैं, इन्वर्टर बैटरी से अटैच कर सकते हैं। देखिए बहुत मोबाइल है ये, ठीक है, असेंबली कर सकते हैं, ये पार्ट इसका अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो मतलब किसी कम जगह वाली जगह पर भी, कम स्पेस वाले कमरे में भी इसको सेटअप कर सकते हैं। द एंटायर सॉल्यूशन इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्टोरेज यूनिट इज कैन बी इजीली असेंबल्ड, यानी इसको इजीली हम ऐड ऑन कर सकते हैं, और जितना स्पेस रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग इसको किसी भी
प्लेस पर सेटअप कर सकते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान रखिएगा। यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था विश्व में व्याप्त भूखमरी को दूर करना, टू एलिमिनेट द वर्ल्ड हंगर prevailed in the world. It was established by the United Nations in the year 1961. हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली के शहर रोम के अंदर। क्लियर, ध्यान रखिएगा। विश्व में भूखमरी को दूर करने में विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए वर्ष 2020 का इन्हें क्या मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2020 was given to the world food program for eliminating hunger. क्लियर, अच्छा क्या करता है देखिए, कि ऐसे एरिया जहां पर युद्ध चल रहे हो या फिर किसी प्रकार का संघर्ष हो, वहां पर जानते हैं सबसे वल्नरेबल, समाज का सबसे कमजोर वर्ग कौन सा होता है, महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं, छोटे बच्चे। यदि अगर किसी संघर्ष के कारण, किसी युद्ध के कारण वो ही भूखे हैं, हम आगे भविष्य क्या सोच सकते हैं। इसीलिए क्या है, ऐसे क्षेत्र जहां पर युद्ध चल रहे थे या किसी प्रकार का संघर्ष था, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट थी, उन जगहों पर जाकर UNWFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपना रोल निभाया है। इसीलिए 2020 को उन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू यूपीआई फीचर्स टू अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू यूज वन अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन, यानी एक व्यक्ति का यूपीआई अकाउंट जो है उसे मल्टीपल लोग यानी अलग अलग लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार फीचर जो है अभी आरबीआई ने तो लॉन्च किया है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या है ये। आप सभी जानते हैं यूपीआई मतलब ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और आरबीआई ने बोला है दैट इट विल यूज अ डेलीगेटेड पेमेंट फीचर। डेलीगेटेड पेमेंट का मतलब क्या है, प्रत्यायोजित भुगतान की शक्ति देना। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि आप ये चेक ले जाओ और किसी व्यक्ति अमुक बैंक के अंदर अमुक नाम पर चेक जमा करो, लेकिन वो व्यक्ति किसी और को कह दे कि आप ये चेक, आप बैंक जा रहे हो, आप चेक ले जाओ, ये होता है डेलीगेशन, यानी अपना काम किसी और को देना। ये कहलाएगा डेलीगेटेड पेमेंट फीचर ऑन यूपीआई, जिसमें क्या होगा, इट विल अलाउ मल्टीपल यूजर्स, यानी एक से अधिक यूजर्स उपभोक्ता है वो करता है, उनको अलाउ करेगा टू मेक ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी बैंक अकाउंट। यानी अभी तक क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है, तो मेरे अकाउंट से सिर्फ मैं ही ट्रांसफर कर पाऊंगा, पेमेंट ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा, आपके अकाउंट से सिर्फ आप ही ट्रांजेक्शन कर पाओगे। वही जो डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम है, इसमें एक बैंक अकाउंट से मल्टीपल यूजर जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा, यदि मान लीजिए तो फ्रॉड हो जाए या किसी को अपनी जानकारी पता लग जाए, उसके इसमें क्या होगा, देखिए इसमें लिमिट सेट होती है। क्लियर, द होल्डर, जो मेन अकाउंट होल्डर है, वो सेट कर सकता है लिमिट फॉर सेकेंडरी यूजर्स। मान लीजिए कोई व्यापारी है और उनके डेली काम होता है बैंक से, और उन्हें पता है कि अगर जो भी परचेज और सेल करनी होती है उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो उनके वर्कर्स हैं उन्हें अलाउ करेगा कि दिन में मान लीजिए लाइक कि एक पेमेंट मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का यूपीआई पेमेंट आप इस अकाउंट से कर सकते हो। वो यूपीआई आईडी जो ओरिजिनल बैंक होल्डर है उसके अकाउंट से भी ओपन रहेगी, और सेकेंडरी यूजर है यानी द्वितीय उपभोक्ता है, कोई वर्कर हो सकता है, कोई असिस्टेंट हो सकता है, उसके अकाउंट के अंदर भी ओपन रहने की ये फीचर दिया गया है। क्लियर, वर्तमान में बात करें यूपीआई कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो भारत के अंदर 42 करोड़ 40 लाख यूपीआई यूजर हैं। ये फिगर आप याद रखेगा, मोर देन 40 करोड़ यूपीआई यूजर भारत के अंदर अभी है। अब क्या देखिए, हाल ही में आरबीआई ने बोला है, हम जो टैक्स कलेक्शन करता है आरबीआई सरकार के लिए, तो टैक्स लगाया जाता है आरबीआई के द्वारा, वो टैक्स सरकार लगाती है। अब क्या है, वो टैक्स पेमेंट होता है वो कैसे होता है, थ्रू बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई का कहना है, अगर कोई व्यक्ति अपना टैक्स का पेमेंट करना चाहता है, तो पहले इसमें लिमिट थी कि यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से सिर्फ 1 लाख रुपए तक का टैक्स जमा हो सकता था, अब बढ़ाकर उसे कर दिया है 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन। ये अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ताकि हमारा टैक्स कलेक्शन उसको बढ़ावा दे सके, साथ ही साथ जो हमारी कॉस्ट आती है किसी भी ट्रांजेक्शन को रन करने के लिए, उस कॉस्ट को हम कर सकें। क्लियर, और ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं यूजर बेस जो है जो कि यूपीआई यूज करते हुए अपना टैक्स पे कर रहा है, उनकी संख्या बढ़ी है इन दिनों। अच्छा, अगर मान लीजिए यूपीआई जो आरबीआई का निर्णय है कि हम हमारे टैक्स की लिमिट उसको बढ़ा रहे हैं 1 लाख से करके 5 लाख कर रहे हैं, उसका एडवांटेज कहाँ मिलेगा देखिए। अब इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनको लाभ मिलेगा।
जिससे क्या होगा, वो अपने यूपीआई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फर्म है जिसका एनुअल टैक्स बनता है 3 लाख रुपए, लेकिन उसकी लिमिट कितनी यूपीआई से पे करने की, 1 लाख रुपए। तो जो यूनिट्स, जो फर्म जिनका टैक्स पेमेंट साल का बनता है 1 लाख से 1 लाख 1 हजार रुपए से लेकर 5 लाख तक का, वो कैसे करेंगे, उसको सुविधा मिलेगी यहाँ से। अगर ये फीचर मिल जाएगा तो जो फर्म उस टैक्स ब्रैकेट में आती है उनको एडवांटेज मिलेगा, वो टाइमली अपना पे कर पाएंगी। जैसे कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर वो कर सकते हैं, आईपीओ सब्सक्रिप्शन है उनको आसानी होगी, लोन कलेक्शन करते हैं उनको आसानी है, इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र में होगा, मेडिकल क्षेत्र में, इवन एजुकेशन सर्विसेज में। मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसको टैक्स पे करना है, इतना बड़ा स्कूल नहीं बट 4 लाख टैक्स पे करना है, अब तक लिमिट 1 लाख रुपए थी, उसे 5 लाख कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये फील्ड है, इनको एडवांटेज मिलने वाला है बाई इंक्रीजिंग द टैक्स लिमिट एज पर दी आरबीआई। अच्छा क्या होगा, अब हम जानते हैं कि आपने कई बार न्यूज़ सुना होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा कि आजकल कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो क्लेम करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग लोन एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, तो पीपल कैन कॉन्टेक्ट देम। अब होता क्या है, ऐसे एप्लीकेशन मार्केट में आ गए कि जो कि फेक दावा करते हैं कि वो कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएंगे। तो सरकार, आरबीआई चाहता है एक पब्लिक रिपोजिटरी यानी सार्वजनिक एक डिटेलिंग की जाए ऐसे डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस की, यानी ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर डिजिटल रूप से लोन दिया जा रहा है विदाउट एनी वेरिफिकेशन, बिल्कुल बिना वेरिफिकेशन होता है ये। तो कहीं ना कहीं इसको दूर करने के लिए, ताकि ग्राहक सुरक्षित रहें, आरबीआई ने अपना डेटा बनाने का प्रावधान करने का प्रावधान किया है। क्लियर। अच्छा, अभी हमने बात की भारत में 42.40 करोड़ यूपीआई यूजर हैं। अब आरबीआई का ऐसा मानना है कि ये यूपीआई ग्रोथ है उसमें 45% ईयरली ग्रोथ हो रही है, मतलब साल दर साल जो यूपीआई पेमेंट है, यूपीआई पेमेंट तो कितने हो रहे हैं, 45% से ग्रो कर रहे हैं। ऐसा डेटा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। क्लियर, इसके माध्यम से कहा गया है। अगर हम बात करें वैल्यू की, यानी जो यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यूपीआई लेन देन हो रहा है, उसमें कितने रुपए की हमने ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ध्यान रखिए इसमें 35% की वृद्धि देखी गई है। मान लीजिए इस वर्ष हुई है 1 लाख करोड़ की, कितनी, 1 लाख, ये तो बहुत कम फिगर है। 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, जो वैल्यू यूपीआई ट्रांजेक्शन वो हुआ है, तो अगले साल बढ़ जाएगा 1,01,33,000 रुपए के आसपास। क्लियर। ऐसे ही हम बात करें तो कुल कितना पैसा, कुल कितने रुपए का लेन देन हुआ है, ये हुआ है, देखिए दोस्तों, 20 ट्रिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट है जिसका यूपीआई लेन देन के माध्यम से हमने ट्रांजेक्शन किया है। और कहीं ना कहीं भारत जो है विश्व के अंदर आने वाला टाइम में यूपीआई में लीड करेगा। तो ये कब हुआ है हमारा, ये भारत के लिए तीसरा लगातार मंथ है जहां पर हमने 20 ट्रिलियन रुपए से अधिक का लेन देन किया है थ्रू यूपीआई। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम चाहते हैं कैशलेस इकोनॉमी बने, जिससे कि ग्राहक की सुरक्षा रहे, सरकार को भी करेंसी प्रिंट करने में खर्चा कम हो, इजीली रेगुलेट कर पाए, जो ब्लैक मनी उसको कर्व कर पाए, उसकी तरफ ये अच्छा कदम है और इसमें अचीवमेंट हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि भारत में अगर यूपीआई यूजर्स 42.40 करोड़ है, तो ये बताता है हमारे भारत में लगभग 93 करोड़ तो इंटरनेट यूजर है, 93 करोड़ क्या है, इंटरनेट यूजर अराउंड इतने हैं। अब इसमें से आधे लोग अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें हर एज ग्रुप के लोग भी हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हैं। बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है इन टर्म्स ऑफ यूपीआई यूजर्स। क्लियर। हमने बात की थी भारत में साइना नेहवाल जी के बारे में शुरुआत की स्लाइड्स में, कि साइना नेहवाल जी के बाद थर्ड महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक का मेडल प्राप्त किया हो। क्लियर। हम थोड़ी बात करते हैं वो न्यूज़ क्या थी। यस, न्यूज़ ये थी कि मैरी कॉम जो है, हमने पढ़ा था मैरी कॉम वॉज द थर्ड फीमेल एथलीट, इन्हें कर्णम मल्लेश्वरी और साइना नेहवाल के बाद मेडल मिला है। और जो मैरी कॉम है इन्हें क्या मिला था, आपको पता है, ब्रॉन्ज मिला था। अब आगे आते हैं न्यूज़ के ऊपर साइना नेहवाल के बारे में। ये हमारी खिलाड़ी है, इनका संबंध किस खेल से है और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है। तो देखिए, ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, इन्हें लंदन ओलंपिक्स 2012 में क्या मिला है, एक मिला है इन्हें ब्रॉन्ज, कांस्य पदक मिला है किसको, साइना नेहवाल को। ध्यान रखिए सन 2000 में क्या मिला था, कर्णम मल्लेश्वरी जी वेट लिफ्टर हैं, उन्हें मिला था ब्रॉन्ज। उसके बाद साइना नेहवाल जी को मिलता है, तीसरा मिलता है साक्षी मलिक। क्लियर। साक्षी मलिक नहीं, माफ कीजिएगा, उसका नाम साक्षी मलिक नहीं है।
वो हमारी है एमसी मैरी कॉम। क्लियर। हम बात करते हैं उनके और अचीवमेंट क्या है। देखिए बैडमिंटन स्पोर्ट में उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया उन्हें, अर्जुन पुरस्कार दिया है वर्ष 2009 में, पद्मश्री मिला है 2010 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2009-10 का मिला है, और पद्म भूषण दिया गया है 2016 में। साइना नेहवाल हमारी बैडमिंटन प्लेयर है, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इन्हें नवाजा गया है किस किस से, अर्जुन अवार्ड से। ये मिला है 2009 में, अगले वर्ष पद्मश्री 2010 में मिलता है, 2009-10 के लिए मिलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 2016 में मिलता है पद्म भूषण। बड़े अवार्ड मिले हैं साइना नेहवाल जी को। क्लियर। और क्या मिला इन्हें, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स है 2 बार गोल्ड मिला है, 2010 में, 2018 में। एशियन चैंपियनशिप जीती है, 2 ब्रॉन्ज मिले हैं। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मिला है, ये हम पढ़ चुके हैं 2012 के लंदन ओलंपिक्स के अंदर। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज सिल्वर मिला है, एशियन गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मिला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता 2 बार, और इंडोनेशिया मास्टर जीता 2019 के अंदर। ये कुछ रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है, आप चाहें तो इसे गो थ्रू कर सकते हैं, याद करें, जो आपको याद रह जाए उतना बेटर है। मेनली ओलंपिक्स और जो अवार्ड मिले हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वो आप याद रखिएगा इसके अंदर से। अच्छा, एक हमने कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, ओलंपिक से न्यूज आई थी एक स्क्वायर सिंड्रोम की, हमने पढ़ा था स्क्वायर सिंड्रोम। इसी प्रकार से कुछ सेक्सुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, डेवलप डीएसडी कहते हैं, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, में कि व्यक्ति के लैंगिक विकास में थोड़ी समस्याएं आती है, उस प्रकार के कुछ सिंड्रोम है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। 4 सिंड्रोम है ये पहला सिंड्रोम है स्क्वायर सिंड्रोम। ये हमने देखा था ईमान खलीफ की, अल्जीरियाई खिलाड़ी, जिन्होंने एक एक कंपटीशन में अपने ओपोनेंट को मुक्का मारा था, उसके बाद उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उनका कहना था ओपोनेंट का कि कहीं ना कहीं ये फीमेल नहीं मेल है, और इसी से क्या हुआ था, पेरिस ओलंपिक के अंदर एक ट्रिगर हुआ था, और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पहला सिंड्रोम है स्क्वायर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, देखिए उस व्यक्ति में फीमेल ट्रेट्स यानी महिलाओं के जो गुण होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं, बट उनमें एक होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, यानी एक्स एक्स तो होता है, क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। एक्स एक्स का मतलब होता है पुरुष, एक्स वाई का मतलब होता है जो उत्पन्न बच्चा है वो एक महिला है, लड़की है। क्लियर। तो इस प्रकार क्या होता है, फीमेल ट्रेट होता है, साथ ही साथ इन्हें मिलते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, यानी पुरुष के जो पुरुष में जो खूबियां होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो बढ़ जाती है। इवन जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी यानी अगर अपने प्रजनन क्षमता है वो कहीं कम होती है, और ये कहलाता है स्क्वायर सिंड्रोम। जिसके अंदर की महिला होती है उनमें कुछ हद तक क्या होते हैं, पुरुषों के जो क्वालिटीज हैं वो पाई जाती हैं स्क्वायर सिंड्रोम के अंदर। एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति में, हम जानते हैं कुल 23 पेयर हैं एक्स वाई क्रोमोसोम के, तो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है एक्स वाई, इससे उसका लिंग का निर्धारण होता है। यदि इसमें एक एक्स और आ जाएगा, मतलब ये कहलाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसमें होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। अब ये कब लेवल कम होगा, मतलब उसके प्रजनन क्षमता जो है, इनफर्टिलिटी, वो बढ़ने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उसमें अंतर देखे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये मेनली होता है महिलाओं के अंदर होता है, जिसमें कि एक एक्स गुणसूत्र जो है उसकी कमी पाई जाती है। इट रिजल्ट्स इन दी शॉर्ट स्टेचर, यानी उनका आकार जो है वो कम होता है। इनफर्टिलिटी यानी जो प्रजनन क्षमता है वो कम होती है, और कुछ जो है फिजिकल यानी जो भौतिक फिजिकल जो हमारा रूप है उसमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी यानी असंगतता या असमानता नजर आती है। नेक्स्ट है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ये गलत है, एक ऐसी प्रकार की जेनेटिक कंडीशन है जहां पर उस व्यक्ति के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम जो है, से क्या पता लगता है, अगर किसी व्यक्ति में एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा, वो रेजिस्टेंट होता है टू मेल हार्मोन्स। अब इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ट्रेट्स, मतलब ऐसी स्थिति जहां पर व्यक्तिगत गुणसूत्र एक्स वाई क्रोमोसोम है वो मेल हार्मोन्स यानी कौन से होते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स, उनके ही खिलाफ हो जाए, उनके अगेंस्ट हो जाए, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, महिलाओं की जो फिजिकल ट्रेट्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो दिखना शुरू होती हैं अंडर दी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। नाम पता पड़ रहा है, एंड्रोजन के प्रति क्या होता है, क्या प्रतिरोध होता है। क्लियर। देखिए हमारी क्लास है आज की समाप्त करते हैं। हमने पढ़े कुछ क्वेश्चन ओलंपिक से, कुछ हमने करंट से पढ़े, आरबीआई का नया इनिशिएटिव पढ़ा है।
आई होप आपको जो पढ़ाया जा रहा है काफ़ी आपको क्लियर भी होगा और आप एग्जाम में काम आने वाला है। मन लगाकर पढ़ते रहिए और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड और अपने एंड पर हार्डवर्क करिए। कोई टॉपिक ऐसा जो रह जाता है जिसमें आपको लगता है कि मैं डिस्कस करना चाहिए, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।